क्लास में हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने प्रीवोस्ट थ्योरी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है। नेक्स्ट लॉ है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जैसे रेडिएशन की अगर बात करें तो किससे बना है, तो फोटॉन से बना है। बेसिकली वेव टाइप भी बिहेवियर शो करता है और पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है, बट जब हम कभी रेडिएशन प्रेशर वगैरह की बात करेंगे तो उसके पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होता है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यही मार्कर है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब बेसिकली बहुत सारे फोटॉन्स ये इमिट कर रहा है। अब उन सभी फोटोन के वेवलेंथ की एनालिसिस की जाती है और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी निकालते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आया कि जो आपका टोटल रेडिएशन है वो मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ मिलता है, मतलब कई डिफरेंट वेवलेंथ वाले फोटॉन्स उसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन फर्दर और उसको डीपली स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि एक स्मॉल रेंज के वेवलेंथ के का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टोटल रेडिएशन में, मतलब रहते कई सारे वेवलेंथ वाले फोटोन हैं, बट एक स्मॉल रेंज के वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन टोटल रेडिएशन में मेजर पार्ट रहता है। फर्दर और उसको देखा गया तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिला जिसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सबसे ज्यादा है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सबसे ज्यादा मिलता है। इस वेवलेंथ को नाम दिया गया डोमिनेंट वेवलेंथ। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होगा क्या, वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से याद करिए, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो फर्दर उस ज्यादा टेम्परेचर पर जो वापस वो डिफरेंट वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर डोमिनेंट वेवलेंथ निकाला गया। और डोमिनेंट वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इस दोनों के बीच रिलेट करता है ये आपका लॉ। तो इसमें पहले एक दो लाइन लिख लें। लिखिए, रेडिएशन इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, रेडिएशन इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, but large part of radiation is contributed by small range of wavelength, but large part of wavelength is contributed by small range of wavelength, out of which there is particular wavelength, corresponding to which intensity of radiation is maximum. Full stop. This wavelength is known as dominant wavelength. याद रखिएगा ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। इसके बाद इन्होंने किया क्या, बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्लॉट बनाया। लैम्डा इधर हमने रखा है और प्लॉट जब बनाते हैं कुछ इस तरह का प्लॉट मिलता है। इस एक्सिस पर रखा गया है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इस एक्सिस पे रखा गया लैम्डा। तो कुछ इस तरह का प्लॉट मिला। अब इसमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि इसमें यहां पर अगर देखें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर जो लैम्डा मिल रहे हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग कम इंटेंसिटी है। इधर वाले अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इनके कोरस्पॉन्डिंग भी कम इंटेंसिटी है। इस वाले पोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी आ रही है। इसमें भी इस पॉइंट की बात करें जो सबसे पीक पे दिख रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस वेवलेंथ
के कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम दिख रही है। इसी वेवलेंथ को बोलते हैं डोमिनेंट वेवलेंथ। तो लैम्डा एम इसी को बोला जाता है डोमिनेंट वेवलेंथ। नाम ध्यान रखिएगा, सवाल में लिखा जाएगा। तो डोमिनेंट वेवलेंथ, या और भी इसके नाम हैं। क्या है ये? तो वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो बेसिकली इसके नाम को ध्यान रखिएगा। डोमिनेंट वेवलेंथ लिखें या मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बोला जाए या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो इसमें ये चीज आया। इसके बाद यहां पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या चीज है? तो मान लीजिए कि अगर हम वेवलेंथ में लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा एक स्मॉल चेंज करें, इंटेंसिटी में कुछ चेंज हो रहा हो, आई प्लस डी आई, तो एक टर्म यहां डिफाइन करते हैं ई लैम्डा से डी आई अपॉन डी लैम्डा। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और इसका प्लॉट करते हैं ई लैम्डा। इस पे बहुत सारा लॉज भी रिंग वगैरह का फर्दर आया था आगे, बट उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो कभी ज्यादातर इंटेंसिटी वाला प्लॉट देंगे, बट कभी ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा के अगर प्लॉट आपको दिया जाए, इसका भी नेचर कुछ वैसा ही आता है। तो यहां पर भी जो आपका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी, स्पेक्ट्रल रेडियंस भी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ है वही है डोमिनेंट वेवलेंथ। तो चाहे ये ग्राफ दिया जाए चाहे ये ग्राफ, इन दोनों ग्राफ से आपको लैम्डा एम पीक से डिसाइड कर सकते हैं। ये किसी टेम्परेचर टी पर इसको प्लॉट किया गया है, किसी टेम्परेचर टी पर। फर्दर इसमें ऑब्जर्व किया गया कि अगर इस टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो क्या चेंज आएगा। तो उसमें देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कि जब टेम्परेचर हम ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस केस में ये जो पीक है ये आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट होने का रीजन फर्दर कुछ ऐसे भी जस्टिफाइड लगता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो कोरस्पॉन्डिंगली आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो अगर फोटोन इमिट कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ आपका घटेगा, और वेवलेंथ घटेगा तो ये आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और भी अगर आप कलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम विजिबल रीजन की ही बात करें तो इधर से इधर जाने पर लैम्डा इंक्रीज करता है, और इस लॉ में यही ऑब्जर्व किया गया था कि डोमिनेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन केल्विन स्केल, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर लैम्डा कह सकते हैं, अगर कहिए कि लैम्डा अगर इंक्रीज कर रहा हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो तो लैम्डा डिक्रीज करेगा। कुछ अगर प्रोपोर्शनैलिटी की हम बात करें तो इनवर्स में प्रोपोर्शनैलिटी आपकी आ रही है। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लैम्डा घट रहा होगा, उस साइड जाने पे लैम्डा इंक्रीज होता है, इस साइड जाने पे लैम्डा डिक्रीज होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं, जैसे आयरन को ही गर्म करते हैं, तो इनिशियली उसका कलर आपका रेड दिखता है गर्म होने पर। फिर जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली वो डिफरेंट वेवलेंथ वाले फोटॉन्स इमिट करता है। तो उसमें जो डोमिनेंट वेवलेंथ की बात करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका डोमिनेंट वेवलेंथ इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और ग्रेजुअली आप बहुत हाई टेम्परेचर पे जब आप देखते हैं कास्टिंग वगैरह के दौरान तो वो आपको व्हाइट दिखता है। तो बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर पर ऐसा नहीं है कि केवल डोमिनेंट वेवलेंथ ही इमिट कर रहा है, वो बाकी वेवलेंथ भी इमिट कर रहा है, और फिर उनका मिक्स होके व्हाइट कलर आपको नजर आता है।
तो कभी कलर वगैरह के कोरस्पॉन्डिंग आपको रिलेट करना हो तो थोड़ा आइडिया रख सकते हैं कि डोमिनेंट वेवलेंथ इधर शिफ्ट होगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा होगा तो उस केस में डोमिनेंट वेवलेंथ डिक्रीज करेगा और कलर इस साइड से राइट से लेफ्ट की ओर, रेड से वायलेट की तरफ आपका शिफ्ट होगा। इसमें विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में इसी के बराबर इस कांस्टेंट को हम लोग इस कांस्टेंट को बी से भी इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मोस्टली दी होती है क्वेश्चन में, बट अच्छा हो अगर आप इसे याद रखें। यूनिट ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर केल्विन एक टाइप का लेंथ, और ये केल्विन स्केल पे टेम्परेचर आपको रखना है, ध्यान रखिएगा, डिग्री में नहीं। ये आपका इसकी वैल्यू। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विंग्स कांस्टेंट, तो लेंथ और टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग के लिख सकते हैं। ट्राई करिएगा। स्टीफन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का ये के क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफन कांस्टेंट, विंग्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा। तो इन टर्म्स के डायमेंशन आपको मालूम है, पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम इसी लॉ को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लीजिए T1 टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग डोमिनेंट वेवलेंथ लैम्डा m1, T2 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा m2, और स्ट्रेट इस पे सवाल आपके आते हैं एग्जाम्स में। बस पहचान में आपको आना चाहिए, जैसे ही टेम्परेचर और वेवलेंथ को रिलेट करें, टेम्परेचर पावर, टेम्परेचर इंटेंसिटी को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में रिलेट करते थे। कोई ऑब्जेक्ट कूल हो रहा हो और उससे रिलेटेड टाइम को रिलेट करना था तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात किए। यहां पर वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट कर रहे हैं। वैसे टेम्परेचर तो पावर से भी रिलेटेड था, इंटेंसिटी से भी रिलेटेड था, तो इस लॉ को आप मिक्स कर सकते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने इंटेंसिटी या पावर का रिलेशन देखा था। इंटेंसिटी ही अगर लिखते थे तो ये प्रोपोर्शनल T टू द पावर 4 के होता था। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बॉडी टेम्परेचर का पावर 4, या पावर रेडिएटेड की बात करें तो A इंटू T टू द पावर 4। वैसे यहां पर एक और टर्म आता था इमिसिविटी, तो उसको भी ध्यान रख सकते हैं। अगर ब्लैक बॉडी है तो 1। तो यहां ये आपका था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ये है आपका विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन दोनों लॉ को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं, लैम्डा भी रिलेट हो रहा है, इंटेंसिटी भी, तो अगर चाहे तो लैम्डा और इंटेंसिटी या लैम्डा और पावर को आपस में रिलेट कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आपको इसी पर बनते हैं। ग्राफ अगर मान लीजिए आपसे पूछें कि बताइए टेम्परेचर के साथ डोमिनेंट वेवलेंथ का कैसा ग्राफ होगा, तो देख सकते हैं लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी इसी में पूछ दिया जाए आपसे कि चलिए 1/t वर्सेस लैम्डा m का बताइए ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें देख सकते हैं 1/t, ये पूरा का पूरा x एक्सिस, y प्रोपोर्शनल x, ग्राफ आपका कुछ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सपोज एरर वाला ही सवाल आपसे बन जाए, बोल दिया जाए कि टेम्परेचर को बढ़ाया गया 1%, तो बताइए लैम्डा m कितना परसेंट डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आप जस्ट रिलेट कर लीजिए, लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर -1, स्मॉल चेंज है तो डेल्टा लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इज -1 डेल्टा T अपॉन T। आगे 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज चेंज। तो -1% बेसिकली कितना यहां पर आ जाएगा, तो 1% डिक्रीज। यही 50% के कोरस्पॉन्डिंग रहे तो जो एग्जैक्ट मेथड होता है उससे कैलकुलेट करेंगे। देन इसमें और क्या आप ध्यान रख सकते हैं कि यदि ग्राफ आपको गिवन है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर E लैम्डा वर्सेस लैम्डा, और इसको क्या लिखा गया था, तो DI अपॉन D लैम्डा। इस ग्राफ का एरिया सोचिए क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ
स्पेक्ट्रल रेडियंस भी बोल देते हैं सवाल वगैरह में। तो स्पेक्ट्रल रेडियंस वाले ग्राफ का एरिया या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ का एरिया देखना है तो वाई डी एक्स एरिया को लिखते हैं डी आई बाई डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और ये आप क्या रहा है आई। आई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ग्राफ वगैरह के एरिया से रिलेट करके अगर कभी सवाल पूछें तो ध्यान रखेंगे दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ज्यादा एरिया ज्यादा रेडिएशन आपको मिलेगा। देन अगर मान लिया जाए सपोज हम एक प्लॉट बनाएं, सपोज कुछ इस तरह का हमने प्लॉट दिया, इधर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इधर लैम्डा है। इस तीनों के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपको मेंशन कर दिए, ये T1, ये T2 और ये T3। वीडियो पॉज करिए और रिलेट करिए T1, T2, T3 की वैल्यू कौन ज्यादा कम बराबर है। तो अब इसी केस में यहां पर ये प्लॉट आपको गिवन है और अगर टेम्परेचर को रिलेट करना है तो इसमें ध्यान रखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा देखिए और केयरफुली 3 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा M3, लैम्डा M2, लैम्डा M1। इधर से इधर जाने पे लैम्डा क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा, मतलब कर सकते हैं आप टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली लैम्डा M3, लैम्डा M2, लैम्डा M1, लैम्डा बढ़ा तो T3, T2, T1। इसी में जैसे ऐसे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि मान लीजिए इसी वाले प्लॉट में अगर आपको कभी दिया रहे कि चलिए इस तीनों कर्व में ये फर्स्ट कर्व, ये सेकेंड कर्व, ये थर्ड कर्व, टेम्परेचर नहीं पूछेंगे आपसे, बोलेंगे ये 3 कर्व है, पहचानिए सन के लिए टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट और इलेक्ट्रिक आर्क। क्वेश्चन समझ लें, ग्राफ दिया रहेगा, आपसे टेम्परेचर नहीं पूछेगा, पूछ दिया जाएगा कि बताइए सन के लिए, टंगस्टन फिलामेंट के लिए और इलेक्ट्रिक आर्क के लिए कौन सा ग्राफ सही है। ये थर्ड, सेकेंड और ये आपका फर्स्ट, कौन सा ग्राफ करेक्ट है इसमें पूछा जाएगा। तो फिर पहले आपका काम होगा कि टेम्परेचर को रिलेट करना और फिर एनालाइज करना कि इन सब में किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तो ऑब्वियस आंसर है सन सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या इसमें लिया गया है T3। तो T3 मतलब थर्ड ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू सन। टंगस्टन के लिए अगर हम बात करें फिलामेंट और इलेक्ट्रिक आर्क में, इलेक्ट्रिक आर्क का ज्यादा टेम्परेचर होता है रिलेटिवली, तो इसके लिए 2 और सबसे कम 1। तो इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अब रटने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्चुअल कितना टेम्परेचर है, एक जस्ट रिलेटिव ऑर्डर का आपको आइडिया रहेगा कि एक का बहुत कम है, एक का ज्यादा है और एक का बहुत ज्यादा, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें एक बार जेई ने इस तरह से सवाल ग्राफ दिया था, इस तरह से उन्होंने बना दिया और फिर पूछा कि बताओ T1, T2, T3 लैम्डा वर्सेस आई, बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो सेम उसी टाइप का ग्राफ है, तो यहां भी टेम्परेचर रिलेट करने में, टेम्परेचर अगर आपको रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे। तो इस सवाल में और इसमें एक मेजर जो डिफरेंस है उसको समझिए। यहां टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेफ्ट तो शिफ्ट हो रहा है, साथ में हाइट भी बढ़ी और लगता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा होगा, नॉर्मल लगता है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है स्टूडेंट्स को।
कंफ्यूजन ये होता है कि अगर वो इंटेंसिटी की बात माने तो ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा टेम्परेचर लिखेंगे, और अगर वो बात करें लैम्डा की तो उसके अकॉर्डिंग अलग आपका सिचुएशन आएगा, क्योंकि लैम्डा सबसे कम इसके लिए है और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इसके लिए है। यहाँ लैम्डा और इंटेंसिटी में दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिए, ऐसा जब कर्व आपको दिया रहे तो इंटेंसिटी की हाइट से कभी भी टेम्परेचर मत रिलेट करना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये ग्राफ दिया है तो इंटेंसिटी के हाइट से टेम्परेचर मत रिलेट करिएगा। एक्चुअल में जब आप देखते हैं तो कई सारे हो सकता है उस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा फोटोन हो गए हों, इस वजह से इंटेंसिटी वो ज्यादा हो गई हो। डोमिनेंट आपका वेवलेंथ, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर केस में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा जरूर है, बट इंटेंसिटी ज्यादा होने का रीजन उसका टेम्परेचर ज्यादा हो ये जरूरी नहीं, मे भी उस नंबर का फोटोन बहुत ज्यादा रह रहा हो। तो जब यहां पर इस तरह का ग्राफ देके रहेंगे पूछेंगे तो हमेशा विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को फॉलो करें और टेम्परेचर रिलेट करना है तो 1/λm से रिलेट करें। अब यहां पर अगर हम लोग सोचे तो इसके लिए 1 के लिए सबसे कम है लैम्डा, लैम्डा m1 सबसे कम, देन लैम्डा m2, देन लैम्डा m3। तो टेम्परेचर की बात करें तो 1 सबसे ज्यादा, देन 2, देन 3। हाइट से बहुत कुछ उसमें लेना देना नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, अगर यहीं पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का ग्राफ रहे और फिर एरिया ज्यादा कम दिखे तब जरूर आप इंटेंसिटी से रिलेट करेंगे और उसको टेम्परेचर से कर सकते हैं रिलेट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखें, इफ टेम्परेचर ऑफ an object increases from 27 degrees C to 327 degrees C, 27 degrees C to 327 degrees C, find percentage change in intensity of radiation and then second में डोमिनेंट वेवलेंथ। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करें, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है आपने किया और उसको अब मिलाते हैं। अब जैसे परसेंटेज चेंज पूछा गया, इसमें कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि बताओ किस फैक्टर से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बदलेगा और डोमिनेंट वेवलेंथ बदलेगा। तो फैक्टर पूछे, परसेंटेज चेंज पूछे, फ्रैक्शनल चेंज पूछे, इन सब में पहले आप देख लो कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल 27 प्लस 273 300 केल्विन है, और इससे चेंज किया जा रहा है कितना, तो 327 प्लस 273 मीन्स 600 केल्विन। मतलब अगर टेम्परेचर के रिगार्डिंग ओरली आप बताना चाहें तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हो किया जा रहा है, डबल्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बारे में क्या बोलेंगे, तो आई प्रोपोर्शनल होता था T⁴ के, तो 2⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कह सकते हैं इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 16। अगर फैक्टर पूछते हैं तो लैम्डा के रिगार्डिंग, डोमिनेंट वेवलेंथ के रिगार्डिंग क्या बोलेंगे, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर आप डबल कर रहे हैं तो नीचे 2 का फैक्टर आएगा, ये कह सकते हैं 1/2 टाइम्स। फैक्टर में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट लिखने में परेशानी हो तो फॉर्मूला भी आपके पास है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इंटेंसिटी की बात करें, पहले इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल T⁴ के, तो कह सकते हैं I0
बाद वाली इंटेंसिटी बाई पहले वाली इंटेंसिटी, बाद वाला इंटेंसिटी तो बाद वाला टेम्परेचर 600 और पहले वाला टेम्परेचर 300 पावर 4। प्रोपोर्शनैलिटी लेके ऐसे भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आई आपका आ जाएगा 2 का पावर 4 तो 16 I0। और इसी तरह टेम्परेचर को लैम्डा m को रिलेट कर सकते हैं। लैम्डा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो लैम्डा m, इसको मैं जस्ट लैम्डास लिख रहा हूं। शुरू वाला डोमिनेंट वेवलेंथ लैम्डा नॉट, बाद वाला लैम्डा। इनवर्स में है तो फाइनल के प्रोस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में इनवर्सली और इसके प्रोस्पॉन्डिंग 300। तो यहां से लैम्डा देख सकते हैं लैम्डा नॉट बाई 2। तो अगर ओरली कर लीजिए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इन इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी कितनी आई 16 I0, इनिशियल I0 डिवाइडेड बाई I0 इंटू 100। तो इधर आपका 15 कर सकते हैं 1500%। पॉजिटिव आया मतलब इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाई 1500%। इसके बाद लैम्डा के रिगार्डिंग अगर कहें तो परसेंटेज चेंज इन लैम्डा डोमिनेंट वेवलेंथ करना है, तो फाइनल लैम्डा आपका आया था लैम्डा नॉट बाई 2, इनिशियल लैम्डा नॉट बाई 0 इंटू 100। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। निगेटिव से परेशान ना हो, यहाँ लैम्डा नॉट बाई 2 माइनस में लैम्डा कैंसिल, 100 बाई 2 माइनस 50%। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, तो डोमिनेंट वेवलेंथ डिक्रीजेस बाई 50%। तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखें two spherical bodies having emissivity 0.01, two spherical bodies having emissivity 0.01 and 0.81 are radiating same power, then find ratio of their dominant wavelength in each case. Then find ratio of their dominant wavelength in each case. फर्स्ट में सेम सरफेस एरिया और सेकेंड केस में दोनों स्फीयर्स का रेडियस रेशियो आपको गिवन है 9:1। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और ट्राई करें कि सही गलत जो भी है बनाने के बाद ही आगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपने कर लिया होगा, डिस्कस करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बोला है पावर रेडिएटेड सेम दिया गया, और पावर रेडिएटेड क्या हमने पढ़ा था, तो सिग्मा E/A/T⁴ ये दिया गया है आपका सेम। सिग्मा तो चलिए कांस्टेंट है, इसकी चिंता नहीं करनी है। इसके बाद इमिसिविटी एरिया और टेम्परेचर का पावर 4। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उसमें एरिया भी सेम है, कह सकते हैं E⁴ इज सेम। तो बेसिकली इमिसिविटी बताया है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, पहले वाले की इमिसिविटी 0.01 इंटू टेम्परेचर T⁴, 0.81 इंटू टेम्परेचर T⁴।
पॉइंट डेसिमल दोनों साइड से कैंसिल हटा सकते हैं यहां से, तो इधर बच गया T1, 81 का पावर 1/4 इंटू T2। 81 का पावर 1/4 क्या है, तो 3 का पावर 4, 3T2। ये टेम्परेचर का रिलेशन आपको मिल गया। अब आपसे डोमिनेंट वेवलेंथ का रेशियो पूछा था, तो निकाल दीजिए। लैम्डा M1 लैम्डा M2 क्या लिखेंगे, तो T इनवर्स में रिलेशन रहता है, तो 1 तो ऊपर 2 लिखिए, T2/T1। अब यहां से ध्यान दें तो पुट कर लीजिए, T2 T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, 3T2 1:3। सेकेंड पार्ट में रेडियस का भी रेशियो दिया है, तो आपको कंसीडर करना होगा, और स्फीयर है तो सरफेस एरिया कितना होगा, तो E इंटू 4πr² T⁴ इज C। 4π तो चलिए कांस्टेंट है, पहले वाले की इमिसिविटी 0.01, उसके बाद पहले वाले का रेडियस r1², टेम्परेचर T1⁴ और दूसरे वाले कोरस्पॉन्डिंग 0.81 इंटू r2² और इंटू T2⁴। तो अगर यहां से देखना चाहें तो T1/T2 का पावर 4 मैं लिख सकता हूं 0.81 बाई 0.1, इसका पावर 1/4 आया। इसके बाद रेडियस में अगर देखेंगे तो R2/R1 का पावर, ये स्क्वायर ऑलरेडी है, इंटू 1/4। रेडियस का भी रेशियो आपको गिवन है, इसको अगर देखें तो ध्यान से ये क्या आ जाएगा, 3:1। और रेडियस का रेशियो कितना बोला गया है, 9:1। यहाँ 1/2 पावर है और 9:1, 9 का पावर 1/2, इसको भी आप लिख सकते हैं 3:1। एक बार देख लीजिएगा। अच्छा नहीं, ये उल्टा रेशियो है, ये R2/R1 है, तो इसको 1:9 का पावर 1/2, तो ये 1/3 और 3 ये आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। If dominant wavelength of a spherical object is 5 76 nanometer, 576 nanometer. If dominant wavelength of a spherical object during radiation is 576 nanometer, then find temperature of object. वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। Then find temperature of object. उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो अब इसमें डोमिनेंट वेवलेंथ दिया है इज इक्वल टू बी। अब अगर एग्जाम में ऐसा आता है और बी नहीं दिया है तो बिना बी की वैल्यू के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो टी बी अपॉन लैम्डा एम, बी की वैल्यू 0.288 सेंटीमीटर केल्विन था, तो -2 मीटर केल्विन बना दिए। इसके बाद टेम्परेचर तो क्या निकालना है, ये बी की वैल्यू लैम्डा एम 576 और नैनोमीटर -9। बाकी का काम कैलकुलेशन, यहां से डेसिमल हटाइए, इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर आ गया 10⁻³ कुछ मैंने इसका डबल किया है। चलिए कुछ ऐसा ही डेटा सेट करके दिए थे, तो ये आपका कुछ कितना आ गया, यहां से 5 या 0.5 इंटू 10 का पावर
9 -6 ऊपर जाएगा +6, कुछ ऐसा, तो कुछ 5000 केल्विन ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एरिया बाउंडेड बाय स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व, if area bounded by spectral radiancy curve versus wavelength, if area bounded by spectral radiancy curve versus wavelength is 1:16 for two black bodies, then find ratio of their फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर और सेकेंड पार्ट में डोमिनेंट वेवलेंथ। रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट में डोमिनेंट वेवलेंथ। पॉज करिए और सॉल्व करिए। उम्मीद है आपने कर लिया है, तभी सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अब इसमें बताया गया आपको स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व, मतलब इसी कर्व की बात कर रहे हैं, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा वाला। और इसका एरिया अभी हमने पढ़ा था, क्या बताता है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी रिलेटेड किससे है? तो टेम्परेचर के पावर 4। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली टी टू द पावर 4। ये एरिया है, किसका एरिया? जो कर्व आपका बन रहा उसका एरिया। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो एरिया का रेशियो 1:16, तो टेम्परेचर का रेशियो T1/T2 टू द पावर 4 मीन्स T1/T2 कितना आ गया? तो 1/2 पावर 1/4, ये 2 का 4 है, 2 का पावर 4। तो ये आपका टेम्परेचर का रेशियो। फिर लैम्डा का रेशियो पूछे हैं, तो लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 इज इक्वल टू 1/T1, और इनवर्स में आपका रहेगा 1 तो 1 नीचे, और T2/T1 तो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीक रेडिएशन ऑफ 9,000 angstrom, if peak radiation of 9,000 angstrom from a black body incident on metal surface, photoelectron emission does not take place. Photoelectron emission does not take place. तो 9,000 एंगस्ट्रम की लाइट स्ट्राइक कर रही है किसी मेटेलिक सरफेस पर, कोई फोटो इमिशन नहीं हो रहा। आगे लिखिए। नाउ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड। such that intensity of radiation becomes 81 times. Intensity of radiation becomes 81 times. Then photoelectrons just come out from metal surface. Then find work function of metal. Second part, या इसी में या सेकेंड पार्ट ही कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, सेकेंड पार्ट if photon of
1000 एंगस्ट्रम strikes on given metal surface, a photon of 1000 angstrom strikes on given metal surface, find stopping potential. Find stopping potential. पॉज करिए, इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन की लंबाई को देख के भारी ना समझें। उम्मीद है आपने ट्राई किया। अब इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि कोई मेटल सरफेस है और इस पर जब 9000 एंगस्ट्रम का स्ट्राइक कर रहा तो फोटो इमिशन नहीं हुआ। अब ये बेसिकली थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मिक्स किए हैं। तो 9000 एंगस्ट्रम पे नहीं हो रहा, फिर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और कुछ उसको 81 टाइम्स कर दिया गया है। तो जब इंटेंसिटी 81 टाइम्स हुई है तो ओरली आप बताइए टेम्परेचर कितना गुना हुआ होगा। T का पावर 4 होता है, मतलब 3 टू द पावर 3 टाइम्स कर रहे होंगे। तो इंटेंसिटी टेम्परेचर को 3 गुना किया होगा, तभी इंटेंसिटी 81 टाइम्स। अब जब इंटेंसिटी 81 टाइम्स टेम्परेचर 3 गुना तो वेवलेंथ 1/3। तो वेवलेंथ कम हो गया तो आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक सर्टेन वेवलेंथ से बिलो वेवलेंथ वाले पर फोटो इमिशन होता है। तो 9000 पे नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा पर तो पक्का नहीं होगा, कम पर आपका होगा। तो यहाँ पर इसी को ध्यान रखना था। तो पहले हमने इसमें रिलेट कर लिया, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। तो पहले अगर I0 तो बाद में 81 I0, पहले टेम्परेचर T1 तो बाद में टेम्परेचर T2 पावर 4। तो यहां से रिलेट कर सकते हैं T1 बाई T2, इसको इधर लाइए 1/3, मतलब T2 को बेसिकली 3 टाइम्स T1 किया गया। फिर विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाइए, तो T2 यहां से लिख सकते हैं लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इज T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 कितना है, ध्यान से रेशियो पुट करेंगे 3:1। पहले वाला वेवलेंथ 9000 बोले हैं या 100,000 ही बोला गया होगा, क्योंकि बाद में 1000, इसको 9000 ही उम्मीद है रहा होगा। या अगर यहाँ 900 है तो यहाँ पर फिर 100 कर लीजिएगा। चलिए मैं 9000 पे सॉल्व कर रहा हूं। तो 9000 डिवाइडेड बाई लैम्डा m2, तो लैम्डा m2 की वैल्यू आपको मिल गई 3000 एंगस्ट्रम। अब बोला गया है जब ये इंसिडेंट किया है तो फोटो इमिशन जस्ट हो रहा है। जस्ट होने का मतलब बेसिकली यही होगा थ्रेशोल्ड, या ऐसे कह सकते हैं जस्ट होने का मतलब यही है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और जब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो वर्क फंक्शन कैसे निकालते थे, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट। hc की वैल्यू आपको मालूम होगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रम में यूज कर रहे हैं तो 12 यूज कर लीजिए, तो 3000 1 2 कैंसिल आउट, इसको लिख सकते हैं 4। वैसे 1240 की जगह 1242 भी कई बार यूज कर लिया जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो 1242 अगर मैं कर लूं तो ये आपका 4 1, और इधर आप लिख सकते हैं 4 1 4, यही आपका 4.14 आ जाएगा। तो 4.14 इतना क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन पूछा गया था कि अगर 1000 एंगस्ट्रम का स्ट्राइक करेगा तब बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मालूम होगा Kmax इज इक्वल टू EVS लिखते थे, Kmax इज E इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो EVS E इंसिडेंट क्या लिखेंगे, hc बाई लैम्डा, और hc की भी वैल्यू आपको मालूम है। तो 12 40 42 जो भी यूज करिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एंगस्ट्रम में है तो सपोज 12 42 पर ही मैं कर दे रहा हूं, बाई 1000 माइनस, और 5 की वैल्यू मैं रख ले रहा हूं 4.14। तो अगर 1000 से देखें तो 12.42 माइनस 4.14,
अब यहाँ पर ये दोनों किसमें है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ई से ई आपका कैंसिल, बचेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना वोल्ट। तो जो भी घटा के आपका आ रहा हो वही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे टू स्फेरिकल bodies having same radius, and emissivity, 0.01 and 0.81, and emissivity 0.01 and 0.81 are radiating same power, and their dominant wavelength differ by 1.5 micrometer, and their dominant wavelength differ by 1.5 micrometer. Find their dominant wavelength. पॉज करिए वीडियो और अच्छे से ट्राई करें। उम्मीद है आपने कर लिया। अब मिलाते हैं। तो बेसिकली सेम पावर सेम रेडियस, तो अभी हमने इस तरह का रिलेट भी किया भी था क्वेश्चन। तो सिग्मा ई ए, और ए को भी आप लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर 4। पावर सेम, सिग्मा कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, और रेडियस भी सेम। मतलब अगर देखें तो ई इंटू दोनों बॉडीज के लिए ई इंटू टी टू द पावर 4 इज सेम आएगा। तो अब यही रिलेट कर दीजिए। 0.01 इंटू T1 पावर 4, 0.81 इंटू T2 पावर 4। तो T1 बाई T2 की वैल्यू आपको आ गई 381 का पावर 1/4। मतलब यहां से कह सकते हैं λ2 बाई λ1 3 होगा। ध्यान दीजिए मैंने मिक्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किया। टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोमिनेंट वेवलेंथ, तो लैम्डा ये 1/2, तो ये 2/1। मतलब λ2 इज लिख सकते हैं 3, λ1। ऑब्वियस सी बात है कौन ज्यादा है, λ2 ग्रेटर है λ1 से। आपसे बोला है डोमिनेंट वेवलेंथ डिफर कितने से कर रहा, तो λ2 माइनस λ1 1.5 माइक्रोमीटर। तो पुट कर लीजिए 3λ1 माइनस λ1 1.5, 2λ1 बराबर 1.5, तो 0.75 माइक्रोमीटर। λ2 निकालने के लिए 3 गुना कर दीजिए, तो ये 2.25। एक और कर लीजिए लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a body is radiating at temperature 2880 Kelvin, if a body is radiating at temperature 2880 Kelvin, then delta U1, delta U2 and delta U3, and then delta U1, delta U2 and delta U3 represent energy radiated in same time interval, for 999, 200,
1000 नैनोमीटर, 499 to 500 nanometer, and 1499 to 1500 नैनोमीटर। ये आपको बताया गया कि इतने पर एक ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है और कोई गिवन इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल में इस वेवलेंथ रेंज में इतना एनर्जी इमिट हुआ, इसमें इतना, इसमें इतना। देन चूज करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा U3 is 0. Second, delta U1 is less than delta U2. Third, delta U1 greater than delta U2. Fourth, delta U3 less than delta U1. इस टाइप से ऑप्शन कुछ बना दिया गया। डेल्टा U3 ग्रेटर देन डेल्टा U1, U1 की जगह 2। अब इसमें वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए, उम्मीद है इतनी देर में आप कर लिए होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, बॉडी इस टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो इस टेम्परेचर से क्या निकाल सकते हैं आप? डोमिनेंट वेवलेंथ लैम्डा m इंटू टी इज कांस्टेंट। तो लैम्डा m अगर देखिए तो 0.288 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिए और ये टेम्परेचर दिया है 2880। डेसिमल हटाइए, 10 टू द पावर क्यूब, और इधर देख सकते हैं तो इधर 10, नीचे 10 टू द पावर 4, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6। मतलब अगर मैं इसे 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 आपका कुछ आ गया 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर ये आ गया। मतलब डोमिनेंट वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर आपका आ रहा है। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में अगर पूछा जाए कि बताइए कौन सा सही, तो यहाँ पर एक कुछ ग्राफ इस तरह का आता था लैम्डा से, मतलब ये आपका है 1000, 500 इधर होगा, कहीं 1500 आपका आगे आएगा। ठीक, अब सवाल इसमें ये है कि इस तीनों केस में अब आपको अगर एनालाइज करना है तो ध्यान से देखिए, तो एक इक्वल इंटरवल में बोल रहे हैं, एक नैनोमीटर का चेंज, तो 1 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेप बनाइए तीनों जगह पर, कुछ इस तरह का आपका आएगा प्लॉट। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, या चलिए जैसा है उसी पर देखते हैं। डेल्टा U3 0, ये तो 100% गलत है। 1 और 2 में रिलेट कर रहे हैं। अब अगर इस वाले एनर्जी को देखें तो 900 ये उल्टा लिखा गया है, सवाल में थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्वेश्चन में ऑर्डर को सही कर लें, ये उल्टा लिखा गया है। पहले ये वेवलेंथ लिखिएगा, देन ये वेवलेंथ, फिर ये वेवलेंथ लिखिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाया है। तो इसमें डेल्टा U1 अगर बोला जाए तो कुछ इसको बोल सकते हैं, ये आपका डेल्टा U2, ये डेल्टा U3। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लें, जो ऑर्डर लिखा गया है उसको चेंज कर लीजिए। पहले 499 से 500, फिर 999 से 1000, फिर इतने से इतना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन दिया था। तो अब इसमें ये तो 0 वाला गलत है, 1 और से ज्यादा 2, ऑब्वियस सी बात है, पीक है तो 1 से ज्यादा 2 आपको मिलेगा, ये गलत आपका हो जाएगा। फिर 3 से ज्यादा 2, ये भी सही है, और फिर 3 से कम होगा ये गलत आपका हो गया। तो इस टाइप से जेई ने एक बार पूछा था क्वेश्चन, तो उसमें एक चीज तो आपको बी की वैल्यू याद रहेगी, तभी इसको आप रिलेट कर पाइएगा, और दूसरी चीज कि इसमें कितना ज्यादा है, इसको बहुत ज्यादा एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं,
क्योंकि ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से आपका रहता है, तो यहां से ज्यादा यहां होगा, और अगर उतने ही दूर पर इधर देखें तो इधर आपका रिलेटिवली थोड़ा नीचे होता है। तो अगर एकदम कुछ नहीं दिया हो तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा और ये मीडियम रेंज का। बाकी उन्होंने जो पूछा था तो उसमें क्लियर कट ऑप्शन थे, कंफ्यूजन नहीं था। इन दोनों को नहीं रिलेट किया था, उन्होंने केवल इसी दो को रिलेट किया था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। छोटे छोटे ये सब लॉज हैं, सवाल बनते हैं। एक लास्ट पार्ट आपका है किरचॉफ लॉ, उसमें बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन और किरचॉफ लॉ देखते हैं क्या है। अब जैसे अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं, मान लीजिए यही कोई सरफेस है और इस सरफेस पर कोई रेडिएशन फॉल कर रहा है या कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रही, उसको हमने EI लिखा। अब सोचिए कि एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है वो एनर्जी किस किस फॉर्म में यूटिलाइज होगी। तो ऐसे कर सकते हैं कि यही आपका कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट की, उसको ER लिख रहे हैं। रिफ्लेक्टेड एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, लैंग्वेज में चाहे तो लिख लीजिएगा, इंसिडेंट एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। कुछ एनर्जी यहाँ पर समझिए कि एब्जॉर्ब हो गया और कुछ एनर्जी आपका ट्रांसमिट हुआ, इसको ET लिख रहे हैं। और कुछ एनर्जी ऐसे ही समझिए यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, EA। तो जितनी एनर्जी फॉल करती है इंसिडेंट एनर्जी, वो 3 पार्ट में यूटिलाइज होती है। रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड प्लस एब्जॉर्ब। एनर्जी कंजर्वेशन पे सीधा हमने इक्वेशन बनाया, जितना आया वो इस 3 फॉर्म में आपका यूज हो रहा है। अब इसमें एक काम करते हैं कि अगर E इंसिडेंट से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, इधर 1 आ गया, इधर E रिफ्लेक्टेड बाई E इंसिडेंट, E ट्रांसमिटेड बाई E इंसिडेंट और E एब्जॉर्ब्ड बाई E इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड बाई इंसिडेंट को स्मॉल r से लिख सकते हैं, इसको ये है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिटेड बाई इंसिडेंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्ब्ड बाई इंसिडेंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो बेसिकली यही आपका रिलेशन है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन इस पर भी आपको बना सकते हैं, मतलब जब भी कोई एनर्जी फॉल करेगी इसमें इस 3 फॉर्म में आपका होगा। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये R ज्यादा होगा। R ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों कम है। अगर आपसे बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये R की वैल्यू 1 हो जाएगी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो R की वैल्यू 1। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर कभी रहे तो A की वैल्यू 1। इन तीनों में R भी 1 से छोटा, A भी 1 से स्मॉल, T भी 1 से स्मॉल, चूंकि तीनों का सम आपका 1 है। अक्सर ट्रांसमिशन वाले पार्ट को इग्नोर किया जाता है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप पढ़े थे रेडिएशन प्रेशर और फोर्स क्या लगाता है नॉर्मल इंसिडेंस में, अगर याद हो तो मैं थोड़ा याद दिला दूं। फोर्स ड्यू टू रेडिएशन आपका आता था नॉर्मली इंसिडेंट हो अगर प्लेन सरफेस पर तो 1+r। तो यहाँ जो ये स्मॉल r था ये फोर्स ड्यू टू रेडिएशन या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस प्लेन सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करे तो इतना आपका होता है। इसमें ये r यही वाला रिफ्लेक्शन, इसी r को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये है आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और A को बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। नाम इनके ध्यान रखेंगे।
मान लीजिए छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ दिए कि चलिए बताइए 25% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 45% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 45% रिफ्लेक्शन, तो बताइए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना होगा। तो इसमें जब 25% रिफ्लेक्शन बोले तो ए का मतलब 25/100, 25 मत लिख दीजिएगा, 25/100 मीन्स 0.25। उसी तरह से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो 45%, तो 45/100 तो 0.45। ट्रांसमिशन क्या होगा तो 1 माइनस 0.25 माइनस 0.45, तो ये आपका कितना आ गया 50, 70, तो ये आ गया 0.3। मतलब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि 30% एब्जॉर्ब हो रहा होगा, 30% ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो ये तो कुछ एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। देन सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है, देखने में ब्लैक होता है या व्हाइट, तो ध्यान रखिए ब्लैक बॉडी वैसी बॉडीज को हम बोलते हैं जो जितना भी रेडिएशन उस पे एब्जॉर्ब करे 100%, आप बोल सकते हैं ये 100% एब्जॉर्ब कर लेगा सारा रेडिएशन। तब आप, और साथ में अगर वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, जैसे यही हमने एक स्फीयर लिया और इस पे कई सारा रेडिएशन आपका फॉल कर रहा है, और अगर इसको ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि ये सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के, तो क्या सोचते हैं कितना रेडिएट इसे करना चाहिए, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना पूरा का पूरा ये रेडिएट करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने रिलेशन लिखा A+R+T बराबर 1, कई बार बच्चा इसको रेडिएशन वाला समझ लेता है, तो ये रेडिएशन नहीं है, रिफ्लेक्शन। रेडिएशन अलग चीज है, तो ये रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, रेडिएशन अलग चीज है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो भी एनर्जी गिरा उसको इसने एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका, अगर ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता। तो यहां पर जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा थर्मल इक्विलिब्रियम में होने में, ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो पूरा एब्जॉर्ब करता है और पूरा फिर रेडिएट भी करता है, अगर वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक लाइन लिख लीजिए, इट एब्जॉर्ब्स all radiations completely, it absorbs all radiations completely, and if it is in thermal equilibrium with surrounding, and if it is in thermal equilibrium with surrounding, then it radiates all radiations also, it radiates all radiation also। अगर हम बात करें परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, तो ध्यान रखिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज जस्ट आइडियल कॉन्सेप्ट। जैसे आप आइडियल गैस पढ़ते हैं उसी तरह से परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी आइडियल कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसा 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। लैम्प ब्लैक या काजल, दिस इज 99%, ये 99% एब्जॉर्ब करता है, तो इसको आप ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हैं या लगभग इसको ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकते हैं। कभी पूछा जाए कि ब्लैक होल क्या है, तो दिस इज नॉट ब्लैक बॉडी। ब्लैक होल को अक्सर बच्चे ब्लैक बॉडी बोल देते हैं क्योंकि वहां से कोई चीज लौटती नहीं, बट वो रेडिएट नहीं करता है, इस वजह से उसको ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे। सन के बारे में, तो दिस इज ब्लैक बॉडी। अब वो ब्लैक तो दिखता नहीं है, तो बेसिकली वो सारा एब्जॉर्ब करता है और सारा रेडिएट भी करता है।
अब इसमें यहां पर हम बात कर रहे थे कि चलिए ये एब्जॉर्ब किया, कुछ टर्म्स हैं इस टॉपिक में। तो अगर नेक्स्ट टर्म की हम बात करें, इसमें दो टर्म आपको खास करके ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्सिव पावर और इमिसिव पावर। एब्जॉर्प्सिव पावर को क्या डिफाइन किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, इंसिडेंट एनर्जी का कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है। और जो तीनों आर, ए और टी लिखे गए थे, ये तीनों के तीनों ध्यान से देखिए तो एनर्जी बाय एनर्जी है, ये तीनों ही यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होंगे। इमिसिव पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी रेडिएट करती है सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं हम इमिसिव पावर, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में ये है आपका एनर्जी, इसी को रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और कई बार पर यूनिट सॉलिड एंगल भी बोल दिया जाता है और एक्यूरेट करने के लिए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में इच्छा हो तो थोड़ा सा वर्मा जी में, गॉस लॉ में आप पढ़ सकते हैं, किसी सरफेस के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है। तो जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, उस एरिया पर यूनिट टाइम में यूनिट सॉलिड एंगल पर जितना उस एरिया के परपेंडिकुलर एनर्जी आपका वो बॉडी रेडिएट करती है, उसी को बोलते हैं इमिसिव पावर। और बेसिकली जैसे अगर हम ब्लैक बॉडी की ही बात करें तो ये जितना एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर वगैरह जो भी इसका रहा हो, उस टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी रेडिएट हुआ, उससे डिफाइन किया है आपने इमिसिव पावर। और अगर इसका देखें तो इसका यूनिट भी होगा, डायमेंशन भी। एब्जॉर्सिव पावर और इमिसिव पावर दोनों में अंतर है। एब्जॉर्सिव पावर यूनिटलेस डायमेंशनलेस था, इमिसिव पावर का यूनिट है। तो अगर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे तो एनर्जी पर, तो इसको कुछ इस टाइप से डिफाइन करेंगे। नाम में पावर है बट यूनिट ना तो पावर जैसा दिख रहा है, तो देखेंगे तो एरिया भी आ गया है और सॉलिड एंगल भी आ गया है। हो सकता है एग्जाम वगैरह में कभी आपसे पूछ दे और सॉलिड एंगल ना रहे, तो उसके लिए लड़ना नहीं है, उसको बस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से डिफाइन कर देंगे, इंटेंसिटी टाइम। तो ये आपका इमिसिव पावर। किरचॉफ ने इन्हीं दोनों चीज को रिलेट किया था कि एब्जॉर्सिव पावर और इमिसिव पावर में क्या रिलेशन है। तो पहले हम लॉ की बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने ये बोला, एक लॉजिकली थोड़ा समझ लीजिए फिर लिखवा देंगे, कि मान लीजिए ये हमने दो बॉडीज लिया है, सपोज ये ए और ये बी। ये आपका नॉर्मल बॉडी है और ये आपका ब्लैक बॉडी। अब आपसे पूछें कि कहें कि ये सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सराउंडिंग के साथ ये और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों एक ही जैसे एरिया वाली बॉडीज हमने लिया है। अब अगर सराउंडिंग से देखें तो ये जिस भी टेम्परेचर पे रहा है, ये भी टी पर है, ये भी टी पर, ये भी एनर्जी रेडिएट करता होगा, ये भी रेडिएट करता होगा। सराउंडिंग आपका कुछ टीएस टेम्परेचर पर है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ये एब्जॉर्ब भी कर रहा, तो बिल्कुल हर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है। और अगर ये सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका टेम्परेचर भी टीएस, तो सोचिए कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जो नॉर्मल बॉडी है वो तो एब्जॉर्ब करेगा ही, बट ब्लैक बॉडी रिलेटिवली आपका कहेंगे वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। और अगर सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जब ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर रहा तो ज्यादा रेडिएट भी करेगा। अब सोचो दोनों के लिए सारी चीजें सेम हमने लिया, सेम ज्योमेट्री ले लिया, सेम टेम्परेचर लिया, बट ये नॉर्मल है और इसमें ब्लैक पेंट कर दिए हैं, ब्लैक बॉडी इसको हमने बनाया। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बॉडी है तो ये कम, सपोज 70% एब्जॉर्ब कर रहा, ये 100% एब्जॉर्ब कर रहा। अब अगर उसे सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में बने रहना है तो वो रेडिएट भी करेगा, और ये 70 लिया तो 70 ही रेडिएट करेगा। तो इसलिए ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये नॉर्मल बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है तो कम रेडिएट करती, ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा रेडिएट करता। तो जिसके लिए
जो ज्यादा अच्छा आपका कह सकते हैं एब्जॉर्बर होगा वो उतना ही बढ़िया रेडिएटर होगा। जितना आप बढ़िया समझेंगे उतना ही आउटपुट एग्जाम में बढ़िया देंगे। कम है समझिएगा कम आप रेडिएट करिएगा। तो उसी पर बेस्ड है आपका ये किरचॉफ का लॉ। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें, किरचॉफ्स लॉ। लिखें एट गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्सिव पावर is constant at given temperature. Ratio of emissive power and absorptive power is constant for any body and it is equal to emissive power of black body is equal to emissive power of black body at same temperature. लॉ को अच्छे से याद रखेंगे। इमिसिव पावर और एब्जॉर्सिव पावर किसके लिए? ये नॉर्मल बॉडी को शॉर्ट में लिखे हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस ए लिया, उसके इमिसिव और एब्जॉर्सिव पावर का रेशियो, दूसरे सब्सटेंस के इमिसिव एब्जॉर्सिव पावर का रेशियो ये कांस्टेंट होता है और ये किसके बराबर होता है? तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्सिव पावर क्या होता था? 1। तो एक तरह से समझिए तो E बाई ए का रेशियो सेम किया गया है। बट एक चीज ध्यान रखना है, ये कब ऐसा कर सकते हैं? तो एट सेम टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि एक को आपने 27 ले लिया और एक को 227 बोल रहे हैं कि सेम है ही नहीं। तो एक टेम्परेचर पर ज्योमेट्री भी सेम ही हम लेके करते हैं कंपैरिजन, तो ये रेशियो आपका सेम आता है। इच्छा हो तो इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा HCV में, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपका HCV में इजिली उसको समझ लेंगे। बाकी इस रेशियो को आपको याद रखना है। अब यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब ये रेशियो कांस्टेंट है, मतलब जिसका इमिसिव पावर ज्यादा उसका एब्जॉर्सिव पावर भी ज्यादा होगा। मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स और रेडिएटर्स। इमीटर रेडिएटर एक ही चीज आपका हुआ। तो जो बढ़िया एब्सॉर्ब करेगा वो बढ़िया रेडिएट भी करेगा। अच्छा क्या सोचते हैं, अगर बढ़िया एब्सॉर्बर है कोई तो कैसा वो रिफ्लेक्टर होगा? जैसे आपसे सवाल में ऐसे बोलेंगे गुड इमीटर है, इसका मतलब आप बोलेंगे गुड एब्सॉर्बर, और गुड एब्सॉर्बर है तो बैड रिफ्लेक्टर, स्मॉल ए ज्यादा बैड ट्रांसमीटर। ये सारी चीज रिलेटेड है। कभी बोल दें कि गुड रिफ्लेक्टर है कोई ऑब्जेक्ट, बढ़िया रिफ्लेक्टर है मतलब स्मॉल आर बहुत ज्यादा, तो ए उसमें कम होगा। बढ़िया रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर, तो इससे आप कंक्लूड करेंगे ए को कि बैड एब्सॉर्बर, और बैड एब्सॉर्बर है तो क्या कहेंगे? बैड रेडिएटर। जब बैड एब्सॉर्बर तो बैड रेडिएटर। तो इससे इस तरह से रिलेट करते हैं। सवाल इसके कैसे पूछेंगे आपसे? मान लीजिए कभी हो सकता है दो बॉडीज ले ली जाए, एक ही टेम्परेचर पर दोनों का इमिसिव पावर दे दे, एक का एब्जॉर्सिव पावर और दूसरे का पूछ देगा, तो E1 बाई A1 E2 बाई A2 से रिलेट करेंगे। फिर सपोज मान लीजिए हमने दो ऑब्जेक्ट लिया और सपोज इसका सरफेस डल है और इसका सरफेस साइनी, डल सरफेस और इसका सरफेस साइनी।
चमकीला सतह है। और आप कभी रूम टेम्परेचर पर आपने दोनों ऑब्जेक्ट को लिया, जब आप इसी को हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो उस केस में आप फिर दोनों को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये देखने में आता है कि ये वाला शाइनी हो जाता है और ये वाला डल दिखता है। अब ये चीज एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को सोचते हैं। तो बेसिकली जो रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर जो एनर्जी ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब करती हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको वो रिलीज करती हैं। रूम टेम्परेचर पर जो एब्जॉर्ब कर रही हैं उसको हाई टेम्परेचर पर ये रिलीज कर रही हैं। अब ये चूंकि इसका सरफेस डल है, तो समझिए ये आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब मोर, ये मोर एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे कह सकते हैं लेस आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रांसमिशन को वैसे भी इग्नोर हम लोग करके चलते हैं जब तक बोला ना जाए। जब ये शाइनी सरफेस है तो ये एब्जॉर्ब बहुत कम करेगा, एब्जॉर्ब लेस, ज्यादा का पार्ट रिफ्लेक्ट ही कर देगा, रिफ्लेक्ट मोर। अब अगर जब हाई टेम्परेचर पे ले जाइएगा तो जब ये ज्यादा एब्जॉर्ब किया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर रेडिएट ज्यादा करेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, और ये आपका उसी के अकॉर्डिंग कम एब्जॉर्ब किया था तो ये कम रेडिएट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली भी इससे कंफर्म होता है कि हाँ ऐसा सही में होता है। एक और टर्म इमिसिव पावर, इमिसिविटी मैं शुरू में बता चुका था, एक बार उसको भी यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इमिसिव पावर अलग है, इमिसिविटी अलग है। इमिसिविटी को क्या बोलते थे, इमिसिव या रेडिएंट पावर, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी और इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ऑफ सेम ज्योमेट्री सेम टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे, सेम ज्योमेट्री सेम टेम्परेचर पर ये सब कुछ डिफाइंड है। तो इसका भी यूनिट यूनिटलेस है, तो ये अलग टर्म है इमिसिविटी, इमिसिव पावर आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन करिए। अगर मान लें कुछ इस तरह का हमने एक ग्राफ आपको दिया, कोई ऑब्जेक्ट है, समय के साथ इधर टेम्परेचर रखा है, इधर टाइम रखा गया, दो ऑब्जेक्ट ए और बी। आपसे पूछा जा रहा है इमिसिविटी और एब्जॉर्प्सिव पावर या इमिसिव पावर, चलिए इमिसिविटी किसकी ज्यादा है, एब्जॉर्प्सिव पावर किसकी ज्यादा है। वीडियो पॉज करिए, सोच के लिखें। ग्राफ दिया गया टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपने सोच के कर लिया होगा। अब अगर इन दोनों में यहां से रिलेट करने की बात करें तो देखिए दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। उसके बाद ध्यान से अगर देखें तो टेम्परेचर समय के साथ दोनों का कम हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आप अगर देखते हैं, या तो पर्टिकुलर टाइम पर ही आप रिलेट कर लो या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिलेट करें। पर्टिकुलर टाइम पर ही अगर मान लीजिए हम रिलेट करते हैं तो यहां से अगर देखिए तो थीटा बी थीटा ए इनिशियल दोनों का सेम था। अब सोच के देखिए तो टाइम इंटरवल मैंने दोनों के लिए सेम कंसीडर किया, और इसी इतने ही इंटरवल में जो आपका नीचे वाला कर्व है उसका टेम्परेचर ज्यादा घटा है, बी वाला का टेम्परेचर ज्यादा घट रहा। इसका मतलब क्या है, बी वाला ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर दे रहा होगा। मतलब बी के रिगार्डिंग इमिसिव पावर ऑफ बी ग्रेटर होगा कंपेयर टू ए। फिर से देख लीजिए, सेम इंटरवल में हमने ऑब्जर्व किया कि इनिशियल से इसका ज्यादा कम हुआ है, इसका टेम्परेचर कम हुआ।
मतलब ज्यादा टेम्परेचर कम हुआ, ज्यादा एनर्जी उसने लॉस किया है, ज्यादा रेडिएट किया है, ज्यादा इमिट किया है, मतलब इसके लिए इमिसिविटी ग्रेटर होगी, इमिसिव पावर इसका रिलेटिवली ग्रेटर होगा। और कोरस्पॉन्डिंगली बी के ए के लिए आपका कम, बी के लिए ज्यादा, और ये दोनों टर्म संयोग से बराबर ही होते थे। तो अगर बी के लिए ये ज्यादा, इमिसिविटी ज्यादा, स्मॉल ई से वैसे इंडिकेट करते थे इसको, तो इसके लिए बी के लिए ही ए भी ज्यादा होगा, इमिसिविटी और एब्जॉर्सिव पावर संयोग से दोनों बराबर हो जाते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक कहीं फेरीज ब्लैक बॉडी कहीं कहीं मान लीजिए मिल जाए, ये बेसिकली फेरी आदमी थे, जैसे उन्होंने आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें इन्होंने काम क्या किया था कि एक इधर सपोज इस तरह का एक स्फेरिकल शेल लिया है इन्होंने, और इधर ब्लैक पेंट कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिए। उसके बाद इधर से रेडिएशन को फॉल कराते हैं और कुछ अंदर में कुछ इस तरह का सरफेस एक बना होता है। अब सोचिए अगर यही कोई रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, उसके बाद जैसे नॉर्मल लाइट को आप रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्ट कराइए, फिर यहां से रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आया, अब ब्लैक से जब पेंट किए हैं तो अंदर यहाँ पर जितना आया वो सबको एब्जॉर्ब किया, फिर वहां से यहाँ जितना आ रहा है सबको एब्जॉर्ब कर रहा, फिर यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट होगा, और ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। और ऐसे कर सकते हैं कि जितना भी रेडिएशन इधर से आता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर जो ये स्मॉल होल है, स्मॉल होल, दिस स्मॉल होल एक्ट्स एज ब्लैक बॉडी। इस पूरे स्फेयर को नहीं बोलते हैं, उस होल में लाइट गई और 100% वहां से बाहर आ ही नहीं रही है, ऑलमोस्ट नहीं बाहर आ रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये आपका बन गया, हमारा 100% अंदर गया तो चला ही गया, 100% ये आपका एब्जॉर्ब कर रहा, तो इसलिए ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। आपसे पूछ सकता है कि स्केल कौन है, तो ये स्मॉल होल को बोलते हैं इसमें ब्लैक बॉडी। इस टाइप के सवाल वगैरह इसमें रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट चाहे तो लिख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आपको बनते हैं कि लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे कोई बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है, हाई पर उतना ही रेडिएट करता है। जैसे अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे वायलेट है तो हाई टेम्परेचर पे किस कलर को रेडिएट करेगा, ये व्हील शायद आपने पढ़ा होगा, मंशेल व्हील बोलते हैं इसको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे वायलेट है तो हाई टेम्परेचर पे उसका कलर येलो होता है। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में आप इन कलर्स वगैरह की बात करते हैं, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट वायलेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वायलेट वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बाकी वो एब्जॉर्ब कर रहा। तो इन कलर्स का कॉम्बिनेशन जो आप बनाते हैं, बाकी ये सारे वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वायलेट आपको रिफ्लेक्ट किया। तो जब इमिट करने की बात होती है तो ठीक इसके अपोजिट जो कलर आपका रहता है, एक तरह से समझिए कि ये सारे कलर्स इमिट करेगा और इन सब कलर का कॉम्बिनेशन यही आपका बन जाता है वाई। तो वायलेट लो पर तो हाई पर आपका दिखेगा वो येलो। तो इस टाइप के सवाल संभावना तो कम है आने की, बट पढ़ लीजिएगा, इसी लॉ से रिलेटेड आपका है। तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, फिर आगे देखते हैं, नया चैप्टर पढ़ेंगे।